14th दलाई लामा के चयन सक्सेसर को लेकर के 14th दलाई लामा अभी हैं, नेक्स्ट सक्सेसर को उनको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि हु विल सक्सीड द 14th दलाई लामा। जी। ऐसे में भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी चयन होगा, जो भी चूज़ किया जाएगा, वो तिब्बतन बुद्धिस्ट कन्वेंशन के थ्रू ही किया जाएगा। नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगी इसमें। अच्छा, ये पहली बार हुआ। इससे पहले जो भी भारत में सरकारें रही हैं वो एक कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट दलाई लामा और चाइना के बीच में परफॉर्म करती रही हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें देखा गया है कि तिब्बतन कन्वेंशंस को लेकर के, उनके कल्चरल कन्वेंशंस को लेकर बहुत वोकल हैं, अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा गया है, खासकर जो चाइना के साथ टर्फ के बाद। ये जो इंडिया का स्टैंड है इस वक्त कि ये जो चयन होगा नए दलाई लामा का, वो तिब्बतन कल्चर के हिसाब से, उनके रीति रिवाज और मान्यताओं के हिसाब से होगा, ये कितना बड़ा एक मैसेज आप देखती हैं? देखिए, अगर केवल भारत की बात करते हैं इसमें, तो भारत का स्टैंड इसमें क्लियर है। जो हमारे मंत्री ने बोला भी है, किरण रिजिजू ने, कि जो दलाई लामा का हक है ये, इनको जो जिसको वो चूज़ करेंगे, और अब वो 90 साल के हो चले हैं, तो जाहिर है कि अब उनके सक्सेशन की बातें जो हैं वो इसी वजह से आप ये न्यूज़ कई बार देखती भी हैं। अब देखिए, इसमें चाइना का गेम बड़ा सिंपल है। चाइना के लिए तिब्बत जो है वो बहुत बड़ा रीजन है, और चाइना ने फोर्सफुली उसको लिया है, ऑक्यूपाई किया है। और ये जो करंट दलाई लामा है, ये 50s के दशक से 1959 से भारत में है, एग्जाइल में। तो ये बड़ा क्लियर है कि चाइना जो है वो अपना एसर्शन वहाँ पे दिखाना चाहता है। और अब जब सक्सेशन की बात आ रही है, तो चाइना चाहता है कि कोई चाइना का लॉयलिस्ट वहाँ पर आए, और जाहिर है कि इस बात के लिए भारत जो है वो मंजूर नहीं है। तो ये बेसिकली इसके हार्ट में है। और जहाँ तक चाइना की बात है, ये केवल तिब्बत की बात नहीं है। चाइना का जो दबाव है, जो प्रेशर है चाइना का भारत के ऊपर, वो डिफरेंट तरीक़ों से हम देखते हैं कि जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें अलग अलग सेक्टर्स में वो हमको दिखता है। तिब्बत की जहाँ तक बात आती है, तिब्बत का रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वहाँ से डिस्प्यूटेड बॉर्डर है चाइना से, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं, उसका जो लार्ज हिस्सा है वो तिब्बत के रीजन से होकर जाता है। तो जाहिर है कि और उसके बाद वाला जो काफ़ी, मैं कहूँगी कि उसका जो मेजॉरिटी जो एरिया है वो तिब्बत के रीजन से ही जाता है। तो जाहिर है कि चाइना की कोशिश तो यही है कि ऑल आउट वॉर तो कोई नहीं चाहता कि कन्वेंशनल वॉर हो जाए, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है। लेकिन बाय डिफरेंट मीन्स चाइना एक प्रेशर बना के रखे, और एक प्रो बेजिंग दलाई लामा का सक्सेसर इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है चाइना की नज़र में। और जो दूसरा आपने मुझसे कहा कि एक ऑब्जर्वेशन आपने दिया कि पहले की सरकारों में आपको दिखता था कि एक दूसरी नीति थी, एक तुष्टीकरण की नीति आपको दिखती थी। देखिए, उसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिक्स का भी रोल था, और कुछ इस बात का भी रोल था कि उनका जो जियोपॉलिटिकल विजन था वो फ़र्क था मोदी सरकार से। तो जो मैंने कहा कि पहले तो जियोपॉलिटिकल रीजंस थे, जो हमारा पूरा 90s का दशक है और 2000s का दशक है, उसमें हमने चाइना के साथ LAC के प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमने स्थापित किए थे। वही दौर था जब चाइना धीरे धीरे 2001 में WTO का मेंबर बना, और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा प्लेयर बना। तो चाइना धीरे धीरे वही टाइम था कि वो बहुत सारे देशों का, इंक्लूडिंग भारत का, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बनकर उभरा। तो जाहिर है कि वो जो एक लॉजिक था कि भाई अब एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है, और अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं भी तो हम उनको किनारे रख कर और हम फिर ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो वो जो एक एंगेजमेंट का दौर था वो बिल्कुल दिखता है, स्पेशली UPA 2 और NDA 1 के टाइम में भी हमें दिखता है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि ठीक गलवान के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग भी जो कहते हैं कि वो झूला झूल रहे थे और चाय पी रहे थे, तो उसके पीछे रीजंस क्या थे? उसके पीछे रीजंस यही थे कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत डिपेंडेंस है, तो हमें मैनेज करना है रिलेशनशिप को। लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद से, आई एम श्योर इस पर हम आगे बात भी करेंगे, जो चाइना का जियोपॉलिटिकल व्यक्तित्व चेंज हुआ है, जिस तरह से वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और जिस तरह से प्रेशर क्रिएट करना चाइना ने अपने नेबरहुड में, और एशिया और इंडो पैसिफिक को लेकर उनके जो एम्बिशंस चेंज हुए हैं, वो आप उसे नहीं कर सकते दरकिनार, और आपको उसको रखना पड़ेगा अपने कैलकुलस में। और सबसे बड़ी बात जो उसके बाद हमारे साथ गलवान का वो हुआ, उसके बाद से मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एक बहुत इरोड हुआ। स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट जो था, जो विश्वास था, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स काम नहीं आए। तो उसके बाद से मोदी सरकार की जो आप नीति देखते हैं चाइना को लेकर,
बिल्कुल सही बात है। मैं कहती हूँ कि स्ट्रेटेजिक रियलिज्म में वो बिल्कुल रूटेड है, होना भी चाहिए। हम ऑल आउट वॉर नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मालूम है कि चाइना जिस तरह से एनसर्कल करता है भारत को अलग अलग तरीके से प्रेशर बढ़ाने के लिए, अभी फ़िलहाल चूंकि तिब्बत की बात हो रही है तो तिब्बत में भी उनका वही रुख है। तो मैं सहमत हूँ इस बात से कि मोदी सरकार की नीति ज़्यादा रियलिस्टिक है कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स, और कहीं जो बड़े और जो कठिन निर्णय हैं उनको लेने से हम हिचकिचाते नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हम एक ऑल आउट वॉर कर लें, वो वहाँ पे नहीं ले जा रहे, क्योंकि आपने देखा कि बीच में रैप्रोशमा भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर तिब्बत की बात आती है, जहाँ प्रिंसिपल स्टैंड लेने की बात आती है, वहाँ आप देखते हैं कि मोदी सरकार का जो रुख है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है। तो ये अच्छी बात है भारत के जियोपॉलिटिकल पोस्चर के लिए।